नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। लगातार आप लोग क्लास देख रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद है ऐसा। आप लोगों के कमेंट भी मुझे कुछ मिलते हैं, जो मिलते हैं वो काफी है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं से मूल्यांकन हो रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही। जिनको नहीं आ रही हैं वो चीजें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग वीडियो में, तो मैं उन वीडियो के कमेंट्स जरूर देखूंगा। दूसरी चीज, आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि क्या ये जो हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं ये प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड है या मेंस से रिलेटेड है। देखिए, जितनी भी इकोनॉमिक्स की क्लासें मिल रही हैं वही केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है, और बाकी क्लासेस जितनी भी चल रही हैं वो सब मेंस प्लस पीटी दोनों के एक साथ ओरिएंटेशन है। तो कोशिश करिएगा कि दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करिए आप लोग भी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने खुद बोला था कि सर तारे की उत्पत्ति के बारे में बताइए, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रोटो स्टार, जो तारे की उत्पत्ति का प्रारंभिक चरण है। 3 चरणों में लाइफ होती है तारे की। एक तो प्रोटो स्टार बनता है, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर न्यूट्रॉन स्टार, फिर सारी चीजों पे, फिर ब्लैक होल की तरफ वो बढ़ता है। तो उनको हम लोग स्टेप में पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिश आप लोग भी यही कीजिएगा कि चीजें स्टेप में पढ़ने का। जब आप स्टेप में पढ़ते हो कोई चीजें तो आपको अच्छे से क्लियर होती है, और मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से और आसान तरीके से क्लियर हो। जिनको ना समझ में आया करे क्लास बिल्कुल मत लाइक करिए, जिनको समझ में आता है वही लाइक करिए, वही लोग कमेंट करिए, और जिनको नहीं आता है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि ये चीजें नहीं समझ में आती। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटो स्टार का। अच्छा, यहां से फिगर अगर आप लोग देखें तो प्रोटो स्टार की कुछ स्टार्टिंग आप लोगों को इस फिगर के थ्रू भी देखने को मिलेगी, ठीक। यहां से अगर समझेंगे तो हम लोग इसी फिगर से समझने का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में आकाश गंगा में मुख्य रूप से क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित था। तो सबसे पहले यहीं से प्रारंभ में आकाश गंगा में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित था। प्रारंभ में आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा में हीलियम उपस्थित था। ये समझिएगा, जो आप लोग अभी बीच बीच में एमसीक्यू पीक्यूआई की बात कर रहे हो वो हम लोग संडे को 9 बजे से अपनी क्लास में एक मैराथन क्लास होगी जिसमें ज्योग्राफी के आप लोगों के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। कोशिश रहेगी कि मल्टीपल टॉपिक्स के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर पढ़े भी और समझे भी, और फिर देखिएगा कि आप लोगों को जो आप लोगों के पेपर में आने वाली परीक्षा वहां पर उन क्वेश्चनों से कितना लाभ प्राप्त होगा। तो चलो, प्रारंभ में जब हमारी यूनिवर्स या आकाश गंगा का निर्माण हो रहा था उस समय हमारी आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम की कुछ मात्रा उपस्थित थी, ठीक। अगर हम कहें कि हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित थी,
या गैलेक्सी, गैलेक्सी में, ठीक है। अब जब हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं, उस समय हमारे गैलेक्सी में या आकाश गंगा में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा उपस्थित थी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस समय की बात कर रहे हैं ये प्रारंभिक चरण है, तो नॉर्मल सी बात है, उस समय क्या था, उस समय तापमान -73 था। कितना था उस समय? इसका तापमान, -173 था। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस समय हम आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, कि आकाश गंगा प्रारंभिक चरण की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय हाइड्रोजन और हीलियम तो उपस्थित था, लेकिन उसका टेम्परेचर कितना था? -173। अब -173 है, तो इसका मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि तापमान अत्यधिक कम होने के कारण यह गैस कैसी होगी? अत्यधिक ठंडी होगी। अब यही समझते चलना, तापमान अत्यधिक कम होने के कारण यह गैस अत्यधिक ठंडी थी। ये तो एक कॉमन सी बात, फिनोमिना की हमने अभी बात की कि आपके आकाश गंगा में जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उस समय। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, और आपके मन में भी आना चाहिए, कि आखिर आकाश गंगा में हाइड्रोजन कहां से आया? सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रोजन कहां से आया? आप लोगों ने कहा था कुछ सर होमवर्क दिया कीजिए। आप लोग जो क्लास करते हो उस क्लास में आप लोगों को कुछ पॉइंट डिस्क्राइब नहीं किया था मैंने कल, तो उनको देखिएगा और फिर बताइएगा कि होमवर्क था कि वो क्या था। आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई? ठीक। महाविस्फोट के समय पुनर्संयोजन की क्रिया हुई थी जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था। ठीक, आपका महाविस्फोट का समय था, उस समय क्या हुआ था? पुनर्योजन की क्रिया हुई थी जब महाविस्फोट हुआ था। उस समय पुनर्संयोजन की क्रिया हुई थी। अब पुनर्संयोजन मतलब पुनः जुड़ना, संयोज। ठीक, तो जब इस क्रिया में क्या हुआ? अब देखो, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के समय में क्या हुआ? पुनर्संयोजन हुआ। इसे ऐसे समझ सकते हो, महाविस्फोट और महाविस्फोट के समय में ही पुनर्संयोजन की घटना घटित होती है। पुनर्संयोजन की
घटना घटित होती है। हर चीज को फाड़ना सीखो। जब तक चीड़ फाड़ नहीं करोगे ना किसी भी वर्ड को, तो आप लोगों को वहां पर जो चीजें लिखनी है वो लिख नहीं पाओगे। अब देखो, पुनर्संयोजन की क्रिया हुई, पुनर्संयोजन की क्रिया में क्या हुआ, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। जब पुनर्संयोजन की क्रिया हुई, जब पुनर्संयोजन की क्रिया हुई तो क्या हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं या अणु बनाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन आपस में मिलकर तटस्थ हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। के अणु का निर्माण करते हैं। अर्थात ये जो पुनर्संयोजन की क्रिया हुई, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स ये आपस में मिले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले और क्या बनाते हैं, H तटस्थ हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, तटस्थ हाइड्रोजन के अणु का निर्माण। अब देखो, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। कोई भी ऊर्जा होती है, किसी भी ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं, तो ऊर्जा जैसे हम लोग विद्युत मान लें, मान लीजिए कि ये बिजली के तार है, वो गाना है ना कि बिजली के तार जैसे हमारे पिया, तो वही वाला समझ लो यहाँ पर कि ये बिजली के तार हैं और इनमें क्या दौड़ता है, माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई। ठीक ठीक, इतनी चीज समझ में आए कि बिजली के तार में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे। कई बार आप लोग ये सोचते हो कि जब तक प्लस माइनस नहीं मिलेगा तब तक बिजली नहीं जलेगी, लाइट नहीं चलेगी। आपको ये सभी लोगों को पता है, कॉमन सी बात है। मतलब अगर हम यहां पर ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। और जब हम अर्थिंग की बात कर रहे होते हैं, धरती से दे रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स। तो जब अर्थ और फेस और अर्थ दोनों मिलेगा तभी होगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम यहां पर ब्लैक होल की चर्चा करते हैं तो वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात यही समझो, अभी ज्यादा आप लोगों को डिटेल इसमें समझने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें बस समझो कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आगे बढ़ती है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, जब पुनर्संयोजन हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर
तटस्थ हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। अब जब तटस्थ हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होगा तो पहली बार पूरे ब्रह्मांड में, अगर हम ये कहें कि एक, ये क्या है, ये पूरी प्रक्रिया ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रक्रिया अंधेरे में हो रही है, अंधेरे में, इन द सेंस समय की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में, ठीक। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के मिलने की प्रक्रिया थी, उसके पूरी पहले की प्रक्रिया, मतलब जब आपका तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण होता है, हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स, तो हमारा ब्रह्मांड दृश्य पहली बार हुआ। अर्थात जब E प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू तटस्थ हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई, आपका जो यूनिवर्स था, जो ब्रह्मांड था, वो अभी समय की अनुपस्थिति, अर्थात यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो रहा, प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रक्रिया हो रही थी। ये क्या था, यहां पर प्रकाश अनुपस्थित था, अनुपस्थित था। अब जब ये हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो पहली बार प्रकाश में ब्रह्मांड आया। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मां की कोख में बच्चा जब तक रहता है तब तक वो कैसा रहता है, अंधकार में रहता है, उसको लाइट वाइट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और जब वो धरती में पहली बार आता है, इस भूमि में पहली बार आता है, तो उसके लिए क्या है, दृश्य प्रकाश में आता है। इस जो लाइट आप देख रहे हो, इस लाइट में वो ओरिजिन होता है, उसका जन्म होता है, तो वो जन्म के बाद वो प्रकाश में आता है। तो यही था कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में था, और जब हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो दृश्य प्रकाश यहां पर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ब्रह्मांड पहली बार प्रकाश की उपस्थिति में आता है, अर्थात ब्रह्मांड में पहली बार प्रकाश की किरण आती है। इतनी चीज क्लियर हो रही है। इसका कारण क्या था, इसका कारण, अब परेशान नहीं होना, क्योंकि CMBR के बारे में हम लोग वहां पर बात करेंगे। जब यूनिवर्स की बात करूंगा, जब महाविस्फोट पढ़ाऊंगा, तब CMBR के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्लास उसी में चली जाएगी। इसका कारण CMBR था, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या था, CMBR था। अब CMBR के पश्चात क्या हुआ, आकाशगंगा तथा तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसके पश्चात जब आपका ब्रह्मांड दृश्य प्रकाश में आता है, पॉइंट लिख लो, जब
ब्रह्मांड दृश्य प्रकाश में आता है, तो जब आपका यूनिवर्स दिखाई देने लगता है उसके पश्चात क्योंकि इसी के पश्चात तो हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, उसके पहले की घटना हम केवल वेवलेंथ या तरंगों के माध्यम से या इमेजिनेशन के माध्यम से ये बात कहते हैं, लेकिन जो चीज आप देखे हैं उस पे आप ज्यादा श्योर होंगे, ज्यादा चीजें। तो इसके पश्चात जब प्रकाश में आता है तो क्या हो जाता है, आकाश गंगा तथा तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके पश्चात आकाश गंगा यूनिवर्स, तो वो सॉरी गैलेक्सी, आकाश गंगा प्लस तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब तक आपका दृश्य प्रकाश नहीं था, आपका तटस्थ हाइड्रोजन नहीं था, तब तक यह प्रक्रिया नहीं निर्मित हुई थी। अब देखो एक चीज और, जब ये CMB-R की बात करते हैं तो CMB-R की खोज के लिए पेंजीज और विल्सन को इसकी खोज के लिए 1978 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कभी भी ये प्रश्न भी बन के आ सकता है कि CMB-R की खोज किन वैज्ञानिकों के माध्यम से की गई थी। तो पेंजीज और विल्सन ने CMB-R की खोज की थी। इनको 1978 में इस खोज के लिए क्या दिया गया था, इस खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये भी एक पॉइंट है जो स्किप हो रहा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसके पश्चात क्या हो गया, आकाश गंगा और तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, अर्थात इसके पूर्व किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को हम स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर पाते। अब देखो जब विस्फोट हुआ होगा, अगर हम लोग बात करें यहां पर कि मान लो ये कोई पिंड था, ये क्या था, पिंड, ठीक, इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट होगा तो ये जब विस्फोट होगा तो ये क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा। अब जब ये टूटेगा तो इससे क्या होगा, धूल कण निकलेंगे, प्लस इसके आसपास की गैसें भी होंगी, तो गैसें भी हो जाएंगी, प्लस गैसें, यही चीज होगा। तो कोई भी पिंड टूटता है तो उसमें धूल कण और गैसें उपस्थित होती हैं, गैसें उपस्थित
होती है। ठीक, अब देखो हम लोगों ने बात की कि दृश्य प्रकाश में आ गया और आकाश गंगा तथा तारामंडल का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्या हो गई थी? आकाश गंगा प्लस तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यही बात थी। अब निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो ब्लास्ट हुआ था। क्या हुआ था? यहां पर याद करो, यहां पर महाविस्फोट हुआ था। विस्फोट, तो महाविस्फोट में अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें नॉर्मल होंगी। एक तो धूल कण हो गए होंगे वहां पर, धूल कण, और दूसरी गैसें जो उपस्थित होंगी वो गैसें, ये दोनों ही इस यूनिवर्स में फैले होंगे। क्या ब्रह्मांड में फैल गए होंगे? ब्रह्मांड में होंगे। कॉमन सी बात है, कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं मैं कि कोई भी पिंड अगर कहीं पर भी ब्लास्ट होता है तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी ब्लास्ट होगा तो वहां पर होंगे धूलकण और गैसें। जैसे कि अगर हम अपनी धरती पे भी किसी भी जगह पर ब्लास्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग रॉक्स पर ब्लास्ट करते हैं, तोड़ते हैं वहां से खनिज निकालने के लिए, तो इस तरह से होता है। तो जब ये पूरी चीजें ब्लास्ट हुई तो नॉर्मल सा है कि आगे का प्रोसेस भी इन्हीं दोनों के माध्यम से ही बढ़ेगा। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। निहारिका में धूल कण और गैस एक स्थान पर धीरे धीरे क्या होने लगे? कॉन्सेंट्रेट होने लगे, संघनित होने लगे, एकत्रित होने लगे। यह धूल कण, यह धूल कण एवं गैसें धीरे धीरे निहारिका में एकत्रित होने लगी। अब ये जब धीरे धीरे एकत्रित होंगे तो ये क्या होंगे? धीरे धीरे क्या होंगे? संघनन इनका बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन इनका बढ़ेगा। पहले क्या थे? दूर दूर रहे होंगे, पहले ऐसे बने होंगे। धूल कण और गैसें पहले दूर दूर रही होंगी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये करीब आएंगे, और जब डस्ट पार्टिकल्स और गैस के एटम्स पास आएंगे तो इनमें संघनन की मात्रा बढ़ने लगेगी। क्या होने लगेगी? संघनन की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो यहां पर समझो, एकत्रित होने लगे। जैसे 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 यह कण
आपस में पास आ रहे थे तो इनमें संघनन की मात्रा में वृद्धि हो रही थी। कॉमन है। क्या हो रहा था? धूल कण धीरे धीरे नीहारिका में एकत्रित होने लगे और जैसे जैसे ये कण आपस में पास पास आ रहे थे तो इनकी संघनन की मात्रा में वृद्धि हो रही थी। और जब यह संघनित अवस्था की तरफ बढ़े तो इन्होंने क्या बनाया? संघनन बादलों का निर्माण किया। तो क्या हुआ? जब ये एक साथ पास आ गए तो सघन बादलों का निर्माण कर दिया। सघन बादलों का इन द सेंस कॉन्सेंट्रेट क्लाउड का निर्माण किया। क्या किया? यहां पर सघन बादलों का निर्माण किया। अब जब सघन बादलों का निर्माण हो गया, मतलब पहले दूर दूर तक फैले हुए थे, फिर धीरे 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 आप लोग देखते होंगे कि एक जगह पर ही एकत्रित होने लगते हैं। और वहां पर क्या होते हैं? वहां पर अगर हम लोग बादल देखेंगे तो उसमें चारों तरफ धूल के कण और ये क्या गैसें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है काला काला सा कुछ है। ठीक ऐसा दिखाई देता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। यहीं पर क्या होगा? यहीं पर एक तरह के अलग बादलों का निर्माण हुआ। एक तरह के अलग बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब देखो, सघन हुआ था। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये सघन है, क्या है? सघन बादल है। बादल, ठीक, जिसमें पहले क्या, अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली कर लें, अगर इसको अलग अलग कर दें तो क्या रहा होगा? जो गैस के बादल थे, गैस के बादल थे, ठीक। ये जो गैस के बादल होंगे, नॉर्मल सी बात है, वो आकार की दृष्टि में कैसे होंगे? छोटे होंगे या बड़े होंगे? गैस क्या होगी? दूर तक फैल जाती। तो गैस के जो बादल होंगे आकार की दृष्टि में अत्यधिक विशाल रहे होंगे। गैस के बादल आकार की दृष्टि में अत्यधिक विशाल, ठीक, अत्यधिक विशाल थे। स्टेट वर्ड बढ़ाया जाए। अब जब ये अत्यधिक विशाल ही रहे होंगे, गैस के बादल है, नॉर्मल सी बात है, इनका आकार की दृष्टि से अगर बात करें तो अत्यधिक विशाल। अब देखो, इनमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की गैसों के अणुओं के मध्य क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की जो गैसें उपस्थित थी, विभिन्न प्रकार के गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक था, बल भी अधिक था। कॉमन सी बात है, अलग अलग प्रकार की गैसें हैं और अलग अलग प्रकार की गैसों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग रहा होगा, और जब अलग अलग है तो नॉर्मल सी बात है उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा काम कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा काम कर रहा होगा। ठीक, केंद्र की ओर हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। कहां लगता है? केंद्र की ओर, केंद्र की तरफ अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये नॉर्मल सी बात है, जहां पर भी सेंटर होगा, सेंटर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिजिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारा सेंटर है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। जैसे हमारी बॉडी का भी एक सेंटर है, अगर हम उस सेंटर से आगे, वो सेंटर हमारे पैरों के बीच से यदि आगे निकल जाता है तो हम गिर जाएंगे, पीछे निकलेगा तो गिर जाएंगे। मतलब कि हमारी बॉडी को भी ग्रेविटेशनल फोर्स उसके केंद्र के द्वारा ही सबसे ज्यादा लगता है। ठीक, तो बॉडी की मूवमेंट जैसे होती है उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी मेंटेन होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जब विभिन्न प्रकार की गैसें, इन द सेंस जब आप कोचिंग जाते हो तो विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उन छात्रों के प्रति होता है, सारे छात्र एवं छात्राओं दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उन सभी छात्रों की बात कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो विद्यार्थी क्लास में टॉपर्स होते हैं। जो टॉपर्स होंगे उनके प्रति सब जगह से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये ग्रुप जो है, ये ए ग्रुप क्या है, टॉपर्स का, लगातार क्लास में ये टॉप करते हैं। फिर इधर क्या है, बी ग्रुप भी है, इधर सी ग्रुप भी है, इधर डी ग्रुप भी है, और इधर ई ग्रुप भी है, और ये एफ ग्रुप भी है। इतने ग्रुप क्लास के अंदर आपके मेंटेन है, लेकिन सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किनके पास होगा, ए ग्रुप के पास। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल है, देखने में भी हैंडसम है, पढ़ने में भी स्मार्ट है, वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है, तो सभी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर हो जाएगा। और क्लास का मुख्य केंद्र कौन होता है, जो टॉपर्स होंगे वही हमेशा क्लास का मुख्य केंद्र होता है। उसमें बालक भी हो सकते हैं, बालिका भी हो सकती है, ठीक। और कुछ इस ग्रुप के लोग होंगे जिनको किसी से मतलब नहीं होगा, इनको किसी से मतलब नहीं होगा, इनको किसी से, इनको किसी से, इनको किसी से नहीं। इसका मतलब है कि ये सभी लोग अपने आप को सुपीरियर मान चुके हैं, और जो सुपीरियर होता है उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो तो फिर टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, ठीक। तो इसी तरह से हमारे क्या हुआ, ब्रह्मांड में भी यही प्रोसेस चल रहा था। जो आप अपनी क्लास में फील करते हो वही चीजें वहां भी चल रही थी, कि जो विभिन्न प्रकार के गैसीय अणु थे इनके मध्य क्या हो रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा। अब ये सोचो कि जब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो क्या होगा, किसी भी जगह पर
जब विभिन्न गैसीय अणुओं के मध्य अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। समझो यहां पर क्या हो जाएगा, जब यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, और जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो कॉमन फिनोमिना बनेगा यहां पर। ठीक, मान लो कि ये कोई बादल था। क्या था ये? बादल। इसमें क्या है? गैस है प्लस आपके धूल कण है। ठीक, अब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसमें क्या हो रहा? गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग रहा है। अब जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो कॉमन सी बात है, जो आपकी निहारिका होगी वो क्या कर देगी? धीरे 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 सिकुड़ना प्रारंभ करेगी। क्या कर देगी? यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तो जो एटम्स दूर दूर थे वो क्या होंगे? धीरे धीरे एटम्स पास आने लगेंगे। तो यहां पर अर्थात अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। है ना? अब देखो, पहले ये फैले हुए थे, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? पास आएंगे। अणुओं के बीच की दूरी का जो गैप था कि एक एटम दूर दूर थे, तो वो एटम्स क्या हो जाएंगे? जो अणु होंगे वो धीरे धीरे पास आने लगेंगे। अब जब ये अणु धीरे धीरे पास आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संकुचन की मात्रा में वृद्धि होगी। क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर सेकेंड स्टेज में अगर हम लोग देखें यहां पर तो इसके क्या हो जाएंगे? जो एटम्स थे वो पास आए, और पास आने में क्या हो जाएगा कि निहारिका कैसे होने लगेगी? सिकुड़ना प्रारंभ कर देगी। निहारिका में सिकुड़न प्रारंभ हो जाएगी। अर्थात इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि निहारिका में संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अब जब संकुचन इसमें प्रारंभ हो जाएगा तो ये क्या होगा? लगातार इसमें संकुचन चलता रहेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान समझो, निहारिका में जब संकुचन हो रहा है तो ये धीरे 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 जब संकुचन की मात्रा में वृद्धि होगी तो ये कैसा होने लगेगा, ये सघन पिंड में बदल जाएगा। धीरे धीरे ये जो बादल हैं ये क्या है, ये बादल था और बादल धीरे धीरे संकुचित होता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़कर क्या हो जाएगा, एक सघन पिंड के रूप में बदल जाता है। किसके कारण? अत्यधिक संकुचन के कारण। अत्यधिक संकुचन के कारण। और ये कैसा पिंड बनेगा? सघन पिंड बनेगा। कैसा? सघन गैसीय पिंड बनेगा। सघन गैसीय पिंड का निर्माण होगा। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं कि इससे गैस खत्म हो जाए। ठीक, ये कैसा बन रहा है? सघन गैसीय पिंड का निर्माण होगा। आगे देखो, अब ये सघन गैसीय पिंड, इतनी चीजें पता हो गई कि ये सघन गैसीय पिंड बन गया। अब सघन गैसीय पिंड का अभी भी संकुचन जारी रहेगा। इसमें आगे भी संकुचन की क्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसमें आगे भी निरंतर संकुचन की क्रिया चलती रहती है। ठीक, जब ये चलेगी तो ये क्या हो जाएगा, और संकुचित पिंड का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? अत्यधिक संकुचित गैसीय पिंड निर्मित कर देगा। अत्यधिक सघन गैसीय पिंड निर्मित होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है सभी लोगों को। जब ये अत्यधिक सघन गैसीय पिंड निर्मित होगा तो यही गैसीय पिंड क्या होगा, आगे चलकर प्रोटो स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही सघन पिंड, यही सघन गैसीय पिंड आगे चलकर प्रोटो स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
अब जो ये सघन पिंड था आगे चलकर क्या बन गया? प्रोटोस्टार। स्टार। लेकिन अब देखो यहां पर सघन पिंड क्या हो गया? परिवर्तित हुआ, और परिवर्तित होने के बाद प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार जब ये निर्मित हुआ, मतलब अब तारे का जन्म हुआ है। अभी क्या हो रहा है? अभी तारे का जन्म हुआ, मतलब इतना प्रोसेस जो हम लेके चले हैं उसमें अभी तक ये पैदा ही हुआ, समझे? अब एक चीज सोचो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या आप लोगों जैसा जीनियस होगा? आप लोगों जैसा वाकुपट होगा जो कमेंट में केवल एक दूसरे से ये पूछते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, यही सब आप लोगों का कमेंट चलता है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें अब आप लोग बंद करिए। अगर रियल में यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो एक चीज जान लीजिए कि आपको हर चीज डेप्थ में पता होनी चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी माफ नहीं कर रहा। अब चारों ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं जिसमें दिमाग की नसें फट रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा क्या है कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, नीचे का तो उसके डेप्थ के बारे में पता ही नहीं है। और जब तक आप हम लोगों के टाइम में डेप्थ में हम लोग आंसर सारी चीजें पढ़ के बैठते थे, तब हम लोगों से वो इस तरह डेप्थ में पूछता था कि कई क्वेश्चन तो हवा ही नहीं लगती थी। तो अब आप लोगों के टाइम में तो उसने पूरा का पूरा यूपीएससी का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो एक एक शब्द की मीनिंग है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप लोगों पे माता रानी की कृपा रहे कि आप लोग पास हो जाएं। वैसे ये कतई संभव नहीं है कि भाग्य के भरोसे कोई भी सफल हो जाए, तो ये चीज याद रखना। तो मतलब अभी आपके तारे का जन्म हुआ है, मतलब आप अभी जीवन इस धरातल के जीवन में आए। तो इस समय जब ये तारे का जन्म होगा तो ये प्रकाशमान तारा नहीं होगा, अर्थात इस समय तारे के पास किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा निहित नहीं होती है। इस समय तारे के पास किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होता है। ये अब आप लोगों के जीवन में है, जो चैटिंग करते रहते हैं ना, काम की बातें नहीं करते हैं, क्लास में आते हैं टिकटॉक करके चल लेते हैं, तो उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। उनके पास प्रकाश नहीं होने वाला है। कड़वा है लेकिन सत्य है। बड़ा भाई के नाते बोलते हैं हम लोग कि आप लोग इस सत्य को स्वीकारें कि आसानी से कोई भी पेपर नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर इसके पास क्या होगा? इस समय इसके पास किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात ये क्या होगा? एक विशाल काले गैस की गेंद की तरह लगता है। बस इस समय यह एक विशाल काले गैस की गेंद की तरह दिखाई देता है। बस अब ये समझ गए। मतलब ये जो प्रोटोस्टार अभी जन्म लिया है तत्काल, अभी हम लोगों ने इसको तत्काल पैदा किया है,
तो इसके पास ऊर्जा नहीं होगी, इसके पास क्या होगा, ये एक काले पिंड के रूप में आपको दिखाई देगा। अर्थात यह काले पिंड के रूप में दिखाई देता है, काले पिंड के रूप में दिखाई देता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दांत वांत नहीं होते बेचारे के, है ना, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। ठीक, तो ये भी बड़ा सॉफ्ट सा है बेचारा, इसके पास अभी कुछ नहीं है ना, इसको अबोध है, ये इसके पास ज्ञान नहीं है आप लोगों जैसा कि फलाने जी आप अपना बताइए कि क्या है क्या नहीं है, तो इनके पास अभी नहीं है। तो अर्थात अगर हम बात करें तो ये तारे के जन्म की प्रथम अवस्था है, इसके आगे ही तारा आगे बढ़ेगा। ठीक, एक पॉइंट यहीं पर नोट कर लेना, प्रथम अवस्था, तारे की प्रथम अवस्था में किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है। नोट कर लीजिए, तारे की प्रथम अवस्था में किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता है। क्लियर है कि तारे की प्रथम अवस्था में तारे के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। तो निहारिका में विद्यमान हाइड्रोजन के अणु क्या होंगे, अभी ये तारा बना, प्रथम अवस्था हुई, और जैसे ही तारा प्रथम अवस्था से आगे बढ़ेगा, तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और कुछ मात्रा में हीलियम है। इस अवस्था तक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो निहारिका में हाइड्रोजन के अणु या परमाणु क्या है उपस्थित हैं, वो धीरे धीरे आपस में टकराने लगेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके आगे चलें। ठीक, निहारिका में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु धीरे धीरे संकुचन के कारण आपस में टकराने लगते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था इसका टेम्परेचर 173 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, तो जब संकुचन हुआ, संकुचन का मतलब है हाइड्रोजन के अणु पास पास आए और जब एक दूसरे से टकराने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, संकुचन हुआ। संकुचन के बाद अगर हम देखें तो अगर हम ये कहें, ऐसे समझो, मान लो ये पिंड था पहले, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां इस तरह से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, अत्यधिक दूरी पर है।
अत्यधिक दूरी पर होने के कारण इनके बीच में किसी भी प्रकार की आपस में टक्कर नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये पिंड के रूप में आए तो हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ गए। है ना, यहां पर क्या थे, हाइड्रोजन के अणु दूर दूर थे। परमाणु दूर दूर थे। इस अवस्था में, और यहां पर परमाणु पास पास आ गए हैं। ठीक, और जब पास पास आ गए हैं हाइड्रोजन के परमाणु, पास पास आ गए हैं। अब समझो, जब ये पास पास आएंगे तो इन हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच में क्या होने लगेगी, टक्कर होने लगेगी। तो इन हाइड्रोजन के परमाणुओं के मध्य आपस में टक्कर प्रारंभ होगी। ठीक, अब जब इसे ऐसे समझो कि जब कोई व्यक्ति आपस में टकरा रहे होते हैं, ऐसे सामने सामने आके टकराते हैं, या बगल से टकराते हैं, या किसी के कंधे से कंधे में टकराते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं अचानक से कोई कंधा मारते हैं, सॉलिड है ना, इससे हम लोगों को टकराता है तो अचानक से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और लगातार अगर हम लोग एक दूसरे से टकराते रहेंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, रगड़ से, जैसे कि अगर आप हैं और 10 लोग हैं एक दूसरे से रगड़ रही है बॉडी, लगातार टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, टकराना प्रारंभ होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। वैसे ही जैसे आप लोग टकराते हो आपस में, तो आपस में टकराने से क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, एक तो ये हुआ कि टेम्परेचर अब -173 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ रहा। तो यहां पर पॉइंट समझते रहना कि यहां पर टेम्परेचर अब धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, अब समझो, पहले कितना था, तापमान -173, अब कितना हो गया, 107 डिग्री सेल्सियस। कैसे, जब ये आपका क्या है, प्रोटोस्टार है ना, प्रोटोस्टार स्टार में या प्रोटोस्टार
का प्रोटोस्टार का आंतरिक ताप हाइड्रोजन के अणुओं के आपस में टकराने से, और ये क्रिया एक दिन तो हुई नहीं होगी कि एक दिन हुई होगी ये क्रिया कि हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक दिन टकराएं तापमान बढ़ाती हैं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब है ये लाखों वर्षों तक ये प्रक्रिया चली होगी, ठीक है, टकराने से, क्योंकि यूनिवर्स में जो भी घटना होती है वो लाखों वर्षों के नीचे होती नहीं, एक दो दिन की कोई घटना नहीं होती कि आज टक्कर लग गई, एकदम गर्मी आ गई, बहुत मजा आ गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, लाखों वर्षों की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अणुओं के आपस के टकराने से लाखों वर्षों तक तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब एक चीज तो अच्छी हो गई कि यहां जो संकुचन की प्रक्रिया में बाधक था, क्या था, तापमान जो था, पहले इसका टेम्परेचर जो शुरुआत की बात कर रहे थे हम लोग, पहले शुरुआत में क्या था, -173 डिग्री। अब ये तो हो गया माइनस से प्लस आ गया 107 डिग्री सेल्सियस, अर्थात तापमान में वृद्धि हो गई। किसके, प्रोटोस्टार के तापमान में वृद्धि हो गई। एक तो सर से बॉल खत्म हुआ कि चलो भाई अब एक चीज तो ये क्लियर हो रहा है कि हाँ यहां पर तापमान में वृद्धि हुई। अब देखो, अब क्या हुआ, प्रोटोस्टार, यहां पर टेम्परेचर हो गया 107 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस अत्यधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब पूरी मेहनत जो हम लोगों ने शुरू से एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को पकड़कर चल रहे थे कि भैया ये निहारिका है, ये महाविस्फोट हुआ था, फिर इसके बाद ये हुआ था, तो यहां पर क्या है, अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी अर्थात इसके तापमान में, प्रोटोस्टार के तापमान में अब
धीरे धीरे और वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से प्रोटोस्टार के तापमान में वृद्धि होगी। स्टार के तापमान में वृद्धि होगी। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गया। इसका मतलब एक पॉइंट और समझना है, हाइड्रोजन के जब नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर 2He4 अर्थात हीलियम का नाभिक बनाते हैं। हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जान लो, क्योंकि पता नहीं यूपीएससी कब कहां से क्या चीज उठा के आप लोगों से पूछ ले और आप लोग ना कर पाओ, क्योंकि आप लोग सीरियस ऑलरेडी बहुत हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, वो कमेंट में समझ में आ रहा है मुझे। तो थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो, कि अगर उसने पूछ भी लिया कि क्या प्रोसेस होता है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। जिससे क्या होगा, जब 2He4 का निर्माण होगा, 4 का निर्माण होगा, अर्थात की बात कर ले, अर्थात हीलियम का बड़े नाभिक का निर्माण होगा। हीलियम के बड़े नाभिक का निर्माण होगा। ठीक, और इस पूरी प्रक्रिया में, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में तापमान और ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में तापमान प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक, अब जब तापमान, अत्यधिक मात्रा में तापमान एवं ऊर्जा उत्पन्न होगी तो नॉर्मल सी बात है, अब प्रोटोस्टार में क्या हो जाएगा, अब प्रोटोस्टार में चमक उत्पन्न हो जाएगी। अब प्रोटोस्टार में चमक उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो चमक उत्पन्न हुई, तो ये समझने वाली है,
यही प्रोटोस्टार तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे चलकर यही प्रोटोस्टार तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यही प्रोटोस्टार तारे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और लंबे समय तक निरंतर चमकता रहेगा और तारा लंबे समय तक चमकता रहेगा। मतलब प्रोटोस्टार से ही तारे का जन्म होता है। प्रोटोस्टार से ही तारे का जन्म होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम लोग बात करें यहां पर तो चीजें समझने वाली हैं कि जब प्रोटोस्टार बनता है, कोई भी तारा प्रोटोस्टार बनेगा तो ये काले रंग का होता है, प्रकाशहीन होता है, नाभिकीय संलयन होगा, ये प्रकाशमान हो जाएगा, तारा प्रकाशमान हो जाएगा, क्योंकि यही प्रोटोस्टार आगे चलकर तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आज जो आप लोगों ने पढ़ा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब आप शुरू कहां से हुए, आपके पास कुछ नहीं था, फिर आप तारे तक आज पहुंच गए, प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार से तारा बना। जो आप लोग देख रहे हो यहां पर सूर्य को, वो क्या है, वो हमारे सौर मंडल का तारा है। वहां पर अभी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, इसलिए वो निरंतर प्रकाशमान है। फिर इसके बाद तारा जो होता है नेक्स्ट अवस्था पे रेड जाइंट, फिर व्हाइट जाइंट, और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार या सुपरनोवा ब्लास्ट, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ उसका जीवन चक्र है। तो आज की डिटेलिंग जितनी रही, जो क्लास रही हमारी, वो इस पे फोकस रही। जिसको ना समझ में आए, वैसे प्रयास मेरा है कि मैंने पूरी सारी चीजें एक एक पॉइंट इसके खोल के आप लोगों को दिए हैं, एक एक पार्ट को समझाने का प्रयास किया है कि आप लोगों को कहीं पर भी सिंगल कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बचता है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। ठीक है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स है वहां पर प्रॉब्लम्स लिखें। अगर समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोगों को क्लियर होता रहे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने कमेंट इसलिए करें कि क्या नहीं समझ में आ रहा। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ हैवी लग रहा, तो आप लोग उसे भी मेरे कमेंट पे आकर लिख सकते हैं कि इस टॉपिक को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझाने। ठीक, तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप मुझसे छोटे हो, हमेशा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें निरंतर ऐसी प्रदान करूं जिससे आप लोगों को इसके लिए
कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, हर सहज से सरल भाषा की तरफ लेके जाने का प्रयास रहता है। लेकिन कुछ शब्द ज्योग्राफी के रहेंगे तो वो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। जब हम वहां पर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस की करेंगे तो गवर्नेंस, अर्थात कुछ मौलिक भाषाएं उस शब्द से जुड़ी हुई होती हैं, उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें उनको समझने का प्रयास करना है। और बार बार कह रहा हूं, एमसीक्यूज आप लोग लगाते चलिए। संडे को मैं 9 बजे आप लोगों के साथ एमसीक्यू ज्योग्राफी के लेकर जुड़ूंगा, तो प्रयास करिए कि हम सब लोग संडे को एक साथ मिले। तो चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।